दोस्तों, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बुजुर्ग पत्नी के साथ मंदिर पर जाता है अपनी नई कार का पूजा करवाने के लिए। वहां पूजा करने के बाद वो लोग भिखारियों में मिठाई बांट रहे थे, लेकिन मिठाई बांटते हुए जैसे ही मंदिर के सीढ़ियों से नीचे की तरफ आते हैं, तभी सीढ़ियों पर बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा और उसकी जो बहू है वो भीख मांगते हुए दिखाई देती है। दोस्तों, जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तभी बुजुर्ग व्यक्ति का जो बेटा है, उसकी जो बहू है, वो दोनों लोग बुजुर्ग व्यक्ति के पैरों में गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं कि बाबूजी, आप हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, बुजुर्ग व्यक्ति उन दोनों की बातों को नहीं सुनता है और वहाँ से अपनी पत्नी को लेकर, अपनी गाड़ी को लेकर जाने लगता है। तभी पीछे से बेटा और बहू दौड़ते हुए, चिल्लाते हुए आते हैं और कहते हैं कि बाबूजी, हम भी लोग तो आपके बेटे ही हैं, हमारी मदद करिए, हमारे ऊपर रहम करिए। लेकिन दोस्तों, बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पत्नी को वहां से लेकर चला जाता है। दोस्तों, आखिरकार कहानी में हुआ क्या था और किस वजह से बेटा और बहू मंदिर के सामने भीख मांग रहे थे, और उनके माता पिता उस दिन नई नवेली कार से मंदिर पर क्या करने के लिए आए थे और अपने बेटे और अपने बहू को देखकर वहां से मुंह मोड़कर क्यों चले गए थे। दोस्तों, पूरी घटना को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े बंगले से। दोस्तों, बंगले के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग महिला वहां पर आती हैं जिसका नाम कमला देवी था। दोस्तों, कमला देवी सिक्योरिटी गार्ड से कहती हैं कि बेटा, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारे साहब से मिलना है। तब सिक्योरिटी गार्ड बुजुर्ग महिला से कहता है कि आप हमको बताइए, आपको साहब से क्या काम है, हम साहब को बता देंगे, आप हमसे बता दीजिए। तब बुजुर्ग महिला कहती है कि मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ और तुम्हारे साहब के पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो सरकारी अस्पताल में एडमिट है। मुझे तुम्हारे साहब से अभी के अभी मिलना है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मैं यहाँ पर पैसे मांगने के लिए आई हूँ। दोस्तों, अब सिक्योरिटी गार्ड पहले तो कुछ देर तक उस महिला को देखने लगता है, लेकिन फिर बंगले के अंदर जाता है और अपने मालकिन से कहता है कि मालकिन, बाहर कोई बूढ़ी औरत आई है और वो कह रही है कि साहब हमारे बेटे हैं और वो उसको पैसों की ज़रूरत है। वो महिला कह रही है कि साहब के पिताजी सरकारी अस्पताल में एडमिट है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तब दोस्तों, मालकिन सिक्योरिटी गार्ड वाले से कहती हैं कि तुम औरत को बाहर रुकने के लिए कहो और उसको घर के अंदर मत आने देना, हम लोग थोड़ी देर में बाहर गेट पर आ रहे हैं तो उससे हम लोग मिलेंगे। दोस्तों, मालकिन जो थी उसका नाम ममता था। सिक्योरिटी गार्ड वहां से चला जाता है और जब ममता अपने घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसका जो पति है वो लैपटॉप में कुछ जरूरी काम कर रहा था। दोस्तों, ममता अपने पति से कहती है कि देखो, आज फिर से तुम्हारी माँ घर के बाहर आई हैं और चलो आज तुम उनसे बोल देना कि आज के बाद से वो यहाँ पर ना आया करें, यहाँ पर वो आती है तो हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। दोस्तों, इतना कहने के बाद ममता अपने पति के साथ बंगले के बाहर गेट पर पहुँच जाती हैं। तभी दोस्तों, जो बुजुर्ग महिला थी वो हाथ जोड़कर अपने बेटे से कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो सरकारी अस्पताल में एडमिट है, हमको कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर सही समय पर उनका इलाज नहीं होगा तो उनकी जान भी जा सकती है। उसके बाद दोस्तों, बुजुर्ग महिला का बेटा कुछ बोल पाता, तब तक उसकी जो पत्नी थी ममता, वो कहती है कि हमने यहाँ पर कोई धर्मशाला खोल रखा है क्या, जब देखो तब तुम मुंह उठाकर यहाँ पर पैसा मांगने के लिए चली आती हो। अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हें 2000 रुपये दिए गए थे ना इलाज करवाने के लिए, और वो पैसा इतना जल्दी खत्म हो गया। इसके बाद दोस्तों, बुजुर्ग महिला दोबारा से अपने बेटे से विनती करती है और कहती है कि बेटा, कुछ पैसा मुझे दे दो, मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, अगर तुमको विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ सरकारी अस्पताल में चलकर खुद देख लो, तब जाकर तुमको भरोसा हो जाएगा। तभी दोस्तों, बुजुर्ग महिला का बेटा कहता है कि माँ देखो, तुम मुझे यहाँ पर रोज रोज परेशान करने के लिए मत आया करो, मुझे पता है कि तुम ये पैसा लेकर कहाँ जाओगी और क्या करोगी। दोस्तों, इतना कहने के बाद उनका बेटा गाड़ी में बैठता है और गाड़ी से वहाँ से निकल कर जाने लगता है। गाड़ी जैसे ही गेट के बाहर निकलती है, तब कमला देवी फिर से अपने बेटे से विनती करती हैं और कहती हैं कि बेटा, अगर पैसा नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, जिस अस्पताल में तुम्हारे पापा एडमिट है उस अस्पताल के बाहर मुझे अपनी गाड़ी से छोड़ दो, मुझे चलने का मन नहीं कर रहा है। दोस्तों, बुजुर्ग महिला का बेटा कुछ बोल पाता, तब तक उसकी पत्नी ममता कहती है कि तुम अपनी औकात देखी हो जो तुम इस गाड़ी के अंदर बैठकर जाना चाहती हो। दोस्तों, उस दिन बुजुर्ग महिला का बेटा वहां से चला जाता है और बुजुर्ग महिला बंगले के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी दोस्तों,
सिक्योरिटी गार्ड वाला बुजुर्ग महिला पर तरस खाता है और उसको एक कुर्सी देता है बैठने के लिए, उसको पानी भी पिलाता है और कहता है कि माँ जी आपको कितने पैसों की जरूरत है। तब बुजुर्ग महिला रोते हुए कहती है कि बेटा मुझे बस 2000 रुपये चाहिए, इतने में मुझे दवाई मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड वाला अपनी जेब में हाथ डालता है तो 1500 रुपये निकलता है। वो पैसा बुजुर्ग महिला को दे देता है और कहता है कि माँ जी मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं, आप रख लो, 500 रुपये का जुगाड़ और कहीं से आप कर लेना। दोस्तों बुजुर्ग महिला वो पैसा रख लेती है और सिक्योरिटी गार्ड वाले को बहुत ज़्यादा दुआई देती हैं और कहती है कि भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा परिवार हमेशा सुखी रहे। दोस्तों इतना कहने के बाद वो पैसा लेकर वो बुजुर्ग महिला अस्पताल की तरफ चली जाती है। दोस्तों अस्पताल के अंदर नंद किशोर जी अपने पत्नी का इंतजार कर रहे थे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि नंद किशोर जी बुजुर्ग महिला के पति थे। जब अपनी पत्नी को अस्पताल के अंदर आते हुए देखते हैं तो नंद किशोर जी सोचते हैं कि लग रहा है कि उनका बेटा और उनकी बहू पैसा दे दिए हैं वो लोग। लेकिन बुजुर्ग महिला जब जैसे ही नंद किशोर जी के पास जाती है तो उसका चेहरा देखकर नंद किशोर जी समझ जाते हैं कि मेरा नालायक बेटा मेरे पत्नी को पैसा नहीं दिया है। दोस्तों नंद किशोर जी अपनी पत्नी से पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ है। तब बुजुर्ग महिला कहती है कि हमने नालायक बेटा पैदा किया है, उसने हमारी एक भी बात नहीं सुनी और ना ही हमारी मदद की। उसके बाद बुजुर्ग महिला अपनी पूरी कहानी नंद किशोर जी को बताती है। तभी उसी अस्पताल में नंद किशोर जी के बगल वाले बेड पर एक लड़का आराम से सोया हुआ था। उसकी माँ उसी अस्पताल में एडमिट थी। दोस्तों वो लड़का सारी बातें नंद किशोर जी की और उसके पत्नी की बातों को सुन रहा था। दोस्तों उस लड़के का नाम पंकज था। पंकज जैसे ही नंद किशोर जी की तरफ देखता है तो उसको कुछ याद आता है। दोस्तों पंकज अपने बेड से उठकर नंद किशोर जी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी आप यहाँ पर कैसे आ गए हैं, आप तो बहुत दिनों बाद आप दिखाई दिए हैं। दोस्तों नंद किशोर जी उस लड़के को देख तो रहे थे लेकिन वो उसको पहचान नहीं पा रहे थे। दोस्तों नंद किशोर जी कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो, मैं तो तुमको नहीं पहचानता हूँ। तब दोस्तों वो लड़का बोलता है कि गुरुजी मेरा नाम पंकज है और मैं गुप्ता जी का लड़का हूँ, आप मुझे बचपन में ट्यूशन पढ़ाया करते थे। दोस्तों नंद किशोर जी कुछ देर तक सोचते हैं, फिर उनको याद आ जाता है कि हाँ मैं इसको तो ट्यूशन पढ़ाया करता था। दोस्तों जब नंद किशोर जी की शादी हुई थी तो उनके ऊपर 3 बहनों की शादी करने की जिम्मेदारी थी। क्योंकि उनके माता पिता नहीं थे, उनके माता पिता शादी से पहले ही गुजर गए थे, तो बहनों की जिम्मेदारी नंद किशोर जी के ऊपर आ गई थी और शादी का खर्च उन्हीं को उठाना था, जिस वजह से नंद किशोर जी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे। दोस्तों उसी समय पंकज भी नंद किशोर जी से ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करता था। जब उनको याद आ जाता है तब नंद किशोर जी पूछते हैं कि बेटा पंकज और सब बताओ, तुम्हारे पापा कैसे हैं और तुम ठीक हो ना। तब दोस्तों पंकज कहता है कि गुरुजी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं और आपके साथ क्या हुआ है, आप अस्पताल में क्यों भर्ती हैं। तब तक दोस्तों नंद किशोर जी के आंखों से आंसू आ जाते हैं। नंद किशोर जी कहते हैं कि बेटा मेरा हाल तो तुम देख ही रहे हो और मेरा एक बेटा था, मैंने अपना घर जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर उसको बिजनेस करवा दिया, लेकिन आज जब वो कामयाब हो गया है तो हम लोग को वो पूछता भी नहीं है, हम लोग को वो घर से बाहर निकाल दिया है और आज उसने हमारे इलाज के लिए पैसा देने से भी मना कर दिया है। दोस्तों इतना कहने के बाद नंद किशोर जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी पंकज उनको सांत्वना देते हुए कहता है कि गुरुजी आप चिंता मत करिए, मेरा कपड़े का व्यापार है, मैं अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ, तो आपके इलाज में जितना भी पैसा खर्च होगा वो सारा पैसा मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद दोस्तों पंकज नंद किशोर जी की पत्नी कमला देवी से कहता है कि आप एक काम करिए, जब तक गुरुजी अस्पताल में भर्ती हैं तब तक आप हमारे घर पर जाइए, वहां पर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, समय से आपको खाना मिल जाएगा। दोस्तों पंकज की बातों को सुनकर नंद किशोर उसकी बातों को मान जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम इतने दिनों से मेरे साथ अस्पताल में बैठी हुई हो, तुम्हारा भी तबीयत बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खराब हो रहा है, तुम पंकज के साथ घर चली जाओ और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो वहां पर आऊंगा और तुमसे मिलूंगा। उसके बाद दोस्तों पंकज कमला देवी को अपने घर ले जाकर छोड़ देता है। दोस्तों पंकज अपने माता पिता को सारी बातें बताता है कि गुरु जी के साथ क्या क्या हुआ है और उनका बेटा उनको अपने घर में नहीं रखता है, अपने घर से निकाल दिया है, जिस वजह से पंकज के माता पिता भी कुछ नहीं बोलते हैं और कमला देवी पंकज के घर पर रहने लगती है। दोस्तों पंकज नंद किशोर जी का अच्छे से इलाज करवाता है और 10-15 दिनों बाद जब नंद किशोर जी की तबीयत ठीक हो जाती है तब नंद किशोर जी को लेकर पंकज अपने घर पर जाता है। तो पंकज के माता पिता नंद किशोर जी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पंकज के पापा कहते हैं कि गुरुजी आप इतने दिनों बाद हमारे घर पर आए हैं, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, जब से आपने हमारे बच्चों को पढ़ाना छोड़ा तब से आपसे हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। दोस्तों नंद किशोर जी में और पंकज के पापा के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं और इस तरीके से नंद किशोर जी अपनी पत्नी के साथ पंकज के घर पर रहने लगते हैं। दोस्तों पंकज का घर बहुत बड़ा
ज़्यादा बड़ा था और कई लोग किराए पर वहाँ मकान लेकर रहते थे, तो नंद किशोर जी को भी एक कमरा दे दिया जाता है और दोनों लोग खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगते हैं। दोस्तों वहाँ पर रहते हुए नंद किशोर जी को पूरे 15 दिन गुजर जाते हैं और 15 दिनों बाद नंद किशोर जी पंकज से कहते हैं कि बेटा अब हम लोग को यहाँ से जाना चाहिए। तब पंकज कहता है कि गुरुजी, जब आपका बेटा आपका साथ नहीं देगा, आपका कोई घर भी नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे। तब दोस्तों नंद किशोर जी कहते हैं कि बेटा तुमने हमारी बहुत मदद की है, इसके लिए मैं दिल से तुमको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तब पंकज कहता है कि गुरुजी आप तो एक झटके में मुझे पराया बना दिए। तब नंद किशोर जी कहते हैं कि बेटा देखो ऐसा नहीं है, तुम्हारे घर पर हम लोग ऐसे बैठकर कब तक खाएंगे, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैं घर से बाहर जाना चाहता हूँ। तभी दोस्तों पंकज जो है वो नंद किशोर जी से कहता है कि देखिए हमारे कपड़े की दुकान है, मैं तो अपना दुकान अकेले संभाल लेता हूँ, लेकिन हमारी कपड़े की एक और दुकान है जिस दुकान पर हमारे पापा जी बैठते हैं, लेकिन उनको हिसाब करने में बहुत दिक्कत परेशानी होती है, अकेले वो दुकान नहीं चला पाते हैं, वो संभाल ही नहीं पाते हैं। और हम लोग कई दिनों से एक ईमानदार आदमी को ढूंढ रहे थे ताकि जो हमारी दुकान पर बैठकर अच्छे से हिसाब कर सके। और मैं चाहता हूं कि अगर आप हमारे घर पर रहेंगे तो आप मेरे पापा के साथ चले जाइएगा, मेरे दुकान का हिसाब करवाइएगा, देखभाल करिएगा और महीने में हम लोग कुछ पैसा भी आपको दे देंगे। और आपको अगर अच्छा नहीं लगता है फिर भी तो आप महीने के जो पैसा आपको मिलेगा उसमें से कुछ पैसा आप किराए के नाम पर हमें दे देंगे तो हमें अच्छा लगेगा और आपको भी बुरा नहीं लगेगा। दोस्तों नंद किशोर जी अपनी पत्नी से जब इस बारे में पूछते हैं तब उनकी पत्नी कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको यहाँ पर घर पे रहकर काम मिल जाएगा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दोस्तों उस दिन के बाद से नंद किशोर जी अपनी पत्नी के साथ पंकज के घर पर रहने लगते हैं और पंकज के पापा के साथ कपड़े की दुकान पर जाकर काम करने लगते हैं। अब दोस्तों इस तरीके से पूरे 1 साल का वक्त गुजर जाता है। अब नंद किशोर जी के पास अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया था और उनको बिजनेस के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी हो गई थी। दोस्तों एक दिन पंकज, नंद किशोर जी और पंकज के पापा तीनों लोग बैठकर चाय पी रहे थे। तभी नंद किशोर जी पंकज से कहते हैं कि बेटा हमारे पास कुछ पैसा इकट्ठा हो गया है 3-4 लाख रुपए और मैं इस पैसे को किसी अच्छे काम में लगाना चाहता हूं, तुम बताओ पैसे को कहां लगाना सही रहेगा। तब दोस्तों पंकज कहता है कि गुरुजी देखिए आप एक काम करिए, आप अपनी एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल लीजिए, क्योंकि आपको कपड़े में के बारे में जानकारी हो गई है तो आप अपना दुकान अच्छे से चला लेंगे। जब नंद किशोर जी इस बात को पूछने के लिए अपने पत्नी के पास जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं अपना एक खुद का कपड़े की दुकान खोलना चाहता हूं, तब दोस्तों नंद किशोर जी की पत्नी कहती हैं कि आप ऐसा मत करिए, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने की जरूरत नहीं है। तब नंद किशोर जी कहते हैं कि देखो ऐसी बात नहीं है, पंकज ने मुझे खुद कहा है कि आप अपने कपड़े की दुकान खोल लीजिए। लेकिन दोस्तों बुजुर्ग महिला अपने पति से कहती है कि आप अपनी दुकान खोलकर क्या करेंगे, आपकी उम्र 65 साल के आसपास हो गई है, तो कितना दिन तक आप इस तरीके से काम करेंगे। तब दोस्तों नंद किशोर जी कहते हैं कि देखो भगवान ने हमें मौका दिया है पैसा कमाने का, तो जब तक मेरा शरीर साथ देगा तब तक मैं काम करता रहूंगा और पैसा कमाता रहूंगा। दोस्तों उस दिन के बाद से नंद किशोर जी अपना एक छोटा सा कपड़े का दुकान खोल लेते हैं और उस दुकान पर खूब मेहनत करते हैं, खूब दुकान चलती है और 4-5 सालों में वो दुकान इतना ज़्यादा चलने लगती है कि नंद किशोर जी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है और बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं। दोस्तों जहाँ पर उनका पुराना बंगला था, जिस बंगले में उनका बेटा और उनकी बहू रहती थी, उसी बंगले से आधे किलोमीटर की दूरी पर वो एक छोटा सा अपना घर खरीद लेते हैं और वहाँ पर नंद किशोर जी अपनी पत्नी के साथ रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों नंद किशोर जी कभी भी अपने बेटे और बहू को उस बंगले से बाहर निकलते हुए नहीं देखे थे। कभी कभी घूमने के लिए जाते थे क्योंकि उनका पुराना घर था और उनको पुराने घर की याद आती थी। नंद किशोर जी सोच रहे थे कि उनका बेटा और उनका जो बहू है वो शहर छोड़ के कहीं चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई सिक्योरिटी गार्ड वाला दिखाई दे रहा था और ना ही कोई आते जाते दिखाई दे रहा था। दोस्तों जैसे जैसे करके पूरे 10 सालों का वक्त गुजर जाता है और इन 10 सालों में नंद किशोर जी के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है। नंद किशोर जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो हम लोग जब जवान थे, जब हम लोग को एंजॉय करने का समय था, तो हम लोग घर परिवार में व्यस्त हो गए थे, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई थी, जिसके चलते मैंने कभी भी तुम्हारी खुशियों को सहमति नहीं दिया और कभी भी तुम्हारी खुशियों को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी खुशियों को पूरा करूं। दोस्तों नंद किशोर जी की पत्नी कहती हैं कि क्या अब बुढ़ौती में आप मेरी खुशियों को पूरा करेंगे? तब दोस्तों नंद किशोर जी कहते हैं कि देखो इसमें उम्र की कोई बात नहीं है,
तुम बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब दोस्तों बुजुर्ग महिला कहती है कि उस दिन जब मैं अपने बेटे से पैसा मांगने के लिए गई थी तो उस दिन मैं उससे बोली थी कि बेटा मुझे अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल में छोड़ दो, मुझे चलने का मन नहीं कर रहा है। तो उस दिन उसने मुझे अपनी गाड़ी में नहीं बैठाया और उसकी पत्नी बोली थी कि तुम्हारी औकात है गाड़ी में बैठने की। उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं अपने जीवन में कभी भी गाड़ी में नहीं बैठी हूँ और मैं गाड़ी में बैठकर घूमना चाहती हूँ। दोस्तों जो नंद किशोर जी थे वो 3 दिन के अंदर एक नई नवेली चमचमाती हुई गाड़ी खरीद लेते हैं और उस गाड़ी में अपनी पत्नी को बैठाते हैं और गाड़ी का पूजा करवाने के लिए मंदिर की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों मंदिर की तरफ जाते हैं तो मंदिर से कुछ दूर पहले एक फेमस हलवाई की दुकान थी, वहां से मगदर का लड्डू लेते हैं और हनुमान जी के मंदिर पर चढ़ाने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों पूजा पाठ करने के बाद जब मंदिर के सीढ़ियों से नीचे की तरफ आते हैं तो मंदिर के सीढ़ियों पर बहुत ज्यादा भिखारी लोग बैठे हुए थे। सभी लोगों को वो मिठाई प्रसाद देते हुए नीचे आ रहे थे और उन लोगों को कुछ पैसा भी वो दे रहे थे। तभी दोस्तों जब नीचे की तरफ आते हैं तो उनकी नजर उनके बेटे और बहू पर पड़ जाती है जो लोग मंदिर के किनारे बैठकर भीख मांग रहे थे। जब नंद किशोर जी अपने बेटे और अपनी बहू को इस हालत में देखते हैं तो अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने आप को अपने बेटे और बहू को दिखाना ही नहीं चाहते हो। लेकिन दोस्तों नंद किशोर जी का बेटा उनको देखकर पहचान जाता है और जब उनकी बहू देखती है कि दोनों लोग अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहने हैं, अच्छे तरीके से रह रहे हैं, नई नवेली गाड़ी खरीदे हैं, मंदिर में पूजा करने आए हैं, तो ये सब देखकर बहू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों बेटा और बहू दोनों लोग पिताजी के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगते हैं और कहते हैं कि पिताजी हमारे बिजनेस में हमारा बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है, जिसके चलते हमारा घर, हमारी जायदाद, हमारी ज़मीन, हमारे पास जितना भी सोना गहना था सब कुछ हमने बेच दिया और हम लोग एकदम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके, एकदम से कंगाल हो चुके हैं। आप हमारी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों बेटा और बहू दोनों लोग नंद किशोर से कहते हैं कि हमारे ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा हो गया था कि हमने सारा कर्जा चुका दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा बढ़ गया है, जिस वजह से हम लोग का जीना भी दुश्वार हो गया है। दोस्तों बेटा कहता है कि पापा जी हमारी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि हम लोग आपके ही तो बेटे हैं। दोस्तों उस दिन नंद किशोर जी भिखारियों को प्रसाद देते हैं और अपनी गाड़ी के पास आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो आज तुम्हारा वक्त आ गया है 4 चक्का गाड़ी में घूमने का, 4 चक्का गाड़ी में बैठने का, चलो यहाँ से हम लोग निकलते हैं और अपने घर की तरफ चलते हैं। दोस्तों इतना कहने के बाद नंद किशोर जी अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठाते हैं और वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। दोस्तों जैसे ही गाड़ी आगे थोड़ी सी बढ़ती है ठीक वैसे ही नंद किशोर जी का बेटा पीछे से दौड़ते हुए आवाज लगाते हुए आता है और कहता है कि पापा हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बेटे हैं। लेकिन दोस्तों नंद किशोर जी उस दिन अपने बेटे और बहू की बातों को नहीं सुनते हैं और अपनी पत्नी को लेकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों नंद किशोर जी का बेटा और उनकी जो बहू थी दोनों लोग को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और दोनों लोग मंदिर के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये कहानी आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।